गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के अंतर्गत कार्बनिक रसायन की स्टडी रसायन विज्ञान की एक अलग ब्रांच के रूप में क्यों की जाती है, इसकी स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, कार्बनिक रसायन क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, कार्बन की टेट्रावैलेंसी कैसे आती है, इत्यादि टॉपिक पर स्टडी की थी। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं कार्बनिक रसायन का रसायन विज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में अध्ययन क्यों होता है। स्टूडेंट्स, इसके मुख्यतः दो कारण होते हैं जिसके कारण हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आवश्यकता होती है। इसका जो पहला कारण है वह है कार्बनिक यौगिकों की जटिल संरचना। कार्बनिक यौगिकों की जटिल संरचना, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वह अकार्बनिक यौगिकों के स्ट्रक्चर की तुलना में काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी जटिल होता है। इनकी संरचना बनाना थोड़ा टफ होता है, जबकि हम अकार्बनिक यौगिकों की संरचना आसानी से बना लेते हैं। तो जो कुछ प्रमुख कार्बनिक यौगिक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, इनकी संरचना जटिल है। विटामिन की संरचना भी जटिल होती है। विटामिन ए, विटामिन बी इत्यादि विटामिन। हीमोग्लोबिन है, इनमें पोरफायरिन रिंग्स वगैरह होती हैं। हीमोसाइनिन है, जो कि एनिमल के ब्लड में पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन, इसके कारण ब्लड का जो कलर होता है वह रेड होता है, और इसमें उपस्थित जो मेटल होती है वह Fe होती है, आयरन होती है। हीमोसाइनिन यह लोअर इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। इसके कारण जो इनका ब्लड होता है वह ब्लू होता है। इनमें पाई जाने वाली मेटल Cu होती है। यहाँ पर इतना ही इंट्रोडक्शन काफ़ी है। इसके बाद जो इसका दूसरा कारण होता है कार्बनिक रसायन एक सेपरेट ब्रांच के रूप में लेने का, वह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये कारण है कार्बनिक यौगिकों की अधिक संख्या। स्पष्ट है, यदि कार्बनिक यौगिकों की संख्या अकार्बनिक यौगिकों की संख्या की तुलना में अधिक होगी तो हमें इनकी स्टडी एक सेपरेट ब्रांच के रूप में करनी ही पड़ती है, और इस ब्रांच के लिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों की अधिक संख्या। स्टूडेंट्स, कार्बनिक यौगिक जो अब तक हमने अभी डेफिनेशन इसके बारे में जो पढ़ा था या जो स्टडी किया था, उसमें कार्बन और इसके यौगिक कुछ कंडीशन को छोड़कर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में लिए थे। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन होता है। अब तक लगभग 118 तत्व, एक जगह 120 भी दिया, तत्व ज्ञात हैं, जिसमें से एक एलिमेंट कार्बन है और शेष 117 एलिमेंट हैं कार्बन को छोड़कर। इस सिंगल एलिमेंट कार्बन के लगभग
10 लाख यौगिक ज्ञात हैं और इतने यौगिक इन 117 एलिमेंट्स के अभी ज्ञात नहीं है। तो स्पष्ट है कि जब एलिमेंट के यौगिकों की संख्या अधिक है तो इसकी स्टडी हमें एक सेपरेट ब्रांच के रूप में करनी होती है या करनी पड़ती है। तो यह कार्बनिक यौगिकों की अधिक संख्या के कारण कार्बनिक रसायन का प्रयोग एक अलग ब्रांच के रूप में होता है। अब क्वेश्चन आता है कि कार्बन में ऐसा क्या होता है, कार्बन में ऐसे कौन से गुण पाए जाते हैं जिसके कारण इसके यौगिकों की संख्या शेष 117 एलिमेंट के यौगिकों की संख्या से अधिक है। और एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कार्बन के अधिक यौगिकों की संख्या क्यों है, इसके प्रमुख कारण कौन से हैं। तो अब हम इसी की स्टडी करेंगे। कार्बन के अधिक यौगिक होने के कारण या अधिक संख्या के कारण, कार्बनिक यौगिकों की अधिक संख्या के कारण, कार्बनिक यौगिकों की अधिक संख्या के कुल या टोटल 4 कारण है। इसमें तो जो सबसे पहला और मुख्य कारण है वह होता है कार्बन में पाई जाने वाली कैटिनेशन या श्रृंखलन की प्रवृत्ति। दूसरा कारण होता है इसका टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, अर्थात कार्बन की चतुर्संयोजकता। कार्बन की संयोजकता का 4 होना कार्बनिक यौगिकों की अधिक संख्या के लिए भी उत्तरदायी होता है। और इसका जो तीसरा कारण होता है वह होता है आइसोमेरिज्म या समावयवता। समावयवता भी कार्बनिक यौगिकों की अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी होती है। चौथा कारण होता है कार्बन में एक और टेंडेंसी पाई जाती है मल्टीपाइल बॉन्ड फॉर्मेशन की। मल्टीपाइल बॉन्ड फॉर्मेशन बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति। सामान्यतः जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, द्विबंध और त्रिबंध, उन्हें हम मल्टीपाइल बॉन्ड कहते हैं। ये चौथा कारण है टेंडेंसी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म मल्टीपाइल बॉन्ड, बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति कार्बन में पाई जाती है। बहुबंध, द्विबंध और त्रिबंध, बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति। यदि क्वेश्चन आता है कार्बनिक यौगिकों की अधिक संख्या होने के प्रमुख कारण लिखिए, तब आपको ये चारों कारण एक साथ लिख देने हैं और आपका आंसर पूरा हो जाता है। अब यदि इसके बाद क्वेश्चन आता है कि कैटिनेशन क्या है, श्रृंखलन क्या है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन क्या है, तो इसकी स्टडी तो हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं टेट्रावैलेंसी की। अब हम शुरू करते हैं कैटिनेशन या श्रृंखलन क्या है। कैटिनेशन या श्रृंखलन एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है कैटिनेशन, जो कि सामान्यतः नॉन मेटल्स में पाई जाती है। मेटल्स में कैटिनेशन नहीं होता है।
सबसे पहले कैटिनेशन। कैटिनेशन या श्रृंखलन। इसको आप एक सिंपल वे में आसानी से समझा सकते हैं। जब किसी प्लेग्राउंड में बच्चे खेल रहे होते हैं और आप सारे बच्चों को एक साथ एक ही लाइन में खड़ा कर दें अगल बगल में, और उनसे एक दूसरे के हाथ पकड़ा दें कि ना बेटा इस तरह से पकड़ के हाथ खड़ा होना है, तो ये जो बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं, यही कैटिनेशन है। अर्थात एक बच्चे के द्वारा दूसरे बच्चे से जुड़ना, हाथ पकड़ के जुड़ना कैटिनेशन कहलाता है। और यदि इस बच्चे की जगह पर हम एक कार्बन परमाणु रख दें, तो कार्बन परमाणु के पास जुड़ने के लिए उसकी संयोजकताएं होती हैं, तो इसी के आधार पर हम कैटिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। एक ही तत्व के परमाणुओं के द्वारा या परमाणुओं में आपस में जुड़ने की जो प्रवृत्ति होती है, एकल बॉन्ड के द्वारा जुड़ने की जो प्रवृत्ति होती है, उसे कैटिनेशन कहते हैं। अर्थात कैटिनेशन या श्रृंखलन किसी तत्व के परमाणुओं में, एटम्स में तत्व के परमाणुओं में आपस में जुड़ने की प्रवृत्ति को, आपस में जुड़ने की प्रवृत्ति को कैटिनेशन या श्रृंखलन कहते हैं। ये परमाणु आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा नॉर्मली जुड़ते हैं, डबल बॉन्ड के द्वारा भी जुड़ सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा भी जुड़ सकते हैं, ये बात अलग हो जाती है, लेकिन इसमें सामान्यतः हमें सिंगल बॉन्ड के बारे में बताना है। प्रवृत्ति को कैटिनेशन या श्रृंखलन कहते हैं। मैं ये चीज आपको बता ही चुका हूं कि कैटिनेशन या श्रृंखलन ये मुख्यतः अधातुओं में या नॉन मेटल्स में पाया जाता है। ये प्रवृत्ति सामान्यतः नॉन मेटल्स में होती है। कैटिनेशन की जो प्रवृत्ति है सामान्यतः नॉन मेटल्स में होती है, और इस कैटिनेशन या श्रृंखलन के कारण एलिमेंट श्रृंखलाएं बनाते हैं जो 3 प्रकार की होती हैं। श्रृंखलन के कारण तत्व श्रृंखलाएं या चेन बनाते हैं। श्रृंखलाएं या चेन बनाते हैं। यदि क्वेश्चन आता है कि कार्बनिक यौगिक विभिन्न प्रकार की श्रृंखलाएं क्यों बनाते हैं, तो इसका आंसर है कि इनमें पाए जाने वाले श्रृंखलन के गुण के कारण ये विभिन्न प्रकार की श्रृंखलाएं बनाती हैं। अब ये श्रृंखलाएं कितने प्रकार की होती हैं? तत्व श्रृंखलाएं बनाते हैं। एक कैटिनेशन या श्रृंखलाएं 3 प्रकार की होती हैं। एक कैटिनेशन या श्रृंखलाएं 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली होती है ओपन चेन। ओपन का मतलब खुली, ओपन चेन या स्ट्रेट चेन। ओपन चेन या स्ट्रेट चेन। जो दूसरी चेन होती है वह आती है ब्रांच्ड चेन।
या शाखित श्रृंखला। और तीसरी होती है क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड का मतलब होता है बंद, तो इसके लिए हम क्लोज्ड या साइक्लिक चेन भी कहते हैं, अर्थात खुली श्रृंखला। ओपन का मतलब खुली श्रृंखला। ब्रांच का मतलब शाखा होता है, तो ये कहलाती है शाखित श्रृंखला। और तीसरी होती है बंद या चक्रीय श्रृंखला। कार्बनिक यौगिक मुख्यतः 3 प्रकार की श्रृंखलाएं बनाते हैं। खुली श्रृंखला जब कार्बन परमाणु एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े होते हैं, इस प्रकार की श्रृंखला को खुली श्रृंखला कहते हैं। जब कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं, तब इस प्रकार की श्रृंखला को खुली श्रृंखला कहते हैं। शाखित श्रृंखला, जब एक खुली श्रृंखला से कोई दूसरी खुली श्रृंखला जुड़ जाती है, तब इसे शाखित श्रृंखला यौगिक कहते हैं। ये वाली जो श्रृंखला है, ये श्रृंखला कहलाती है शाखित श्रृंखला। इसके लिए ये वाली शाखित श्रृंखला है, और यदि ये लेते हैं तब ये और ये दोनों शाखित श्रृंखलाएं हो जाती हैं। शाखित श्रृंखला, जब एक खुली श्रृंखला किसी दूसरी खुली श्रृंखला से जुड़ जाती है, तब ये शाखा निकल आती है और इसे हम शाखित श्रृंखला कहते हैं। बंद और चक्रीय श्रृंखला, जब परमाणु मिलकर, इसमें मैंने कार्बन का एग्जाम्पल लिया है, कार्बन के अलावा भी दूसरे एलिमेंट हैं जो कैटिनेशन को प्रदर्शित करते हैं, और ये कहलाती है बंद श्रृंखला। जब परमाणु इस प्रकार से जुड़ते हैं कि एक बंद चक्र बन जाता है, तब ये बंद श्रृंखला कहलाती है। ये जो श्रृंखलित होने की प्रवृत्ति है, इस श्रृंखलाएं मैंने आपको 3 बता दी हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि किस अवस्थाओं में या कंडीशन में शाखित में श्रृंखलन होता है। कंडीशन ऑफ कैटिनेशन। किन अवस्थाओं में श्रृंखलन होता है? तो कंडीशन ऑफ कैटिनेशन, सबसे पहला तो मैं आपको ये बता ही चुका हूं कि ये नॉन मेटल्स में होती है। इसके लिए जो पहली कंडीशन है, नंबर 1, वह है एलिमेंट में या एलिमेंट की संयोजकता, बैलेंसी 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए। 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन हो जाती है कैटिनेशन के लिए। और दूसरी जो कंडीशन आती है, वह आती है कि इसके जो बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी बंधन ऊर्जा, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है, इसकी स्टडी आप हायर क्लास में करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूं। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा। अभी इसको थोड़ा क्लियर कर दूंगा। बॉन्ड एनर्जी अधिक होनी चाहिए। बॉन्ड एनर्जी अधिक होनी
चाहिए। ये जो नॉन मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल्स में अब यहाँ पे थोड़ा देख लें, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस और ऑक्सीजन, इन सारी नॉन मेटल्स में कैटिनेशन की टेंडेंसी पाई जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि कार्बन में इतनी ज्यादा कैटिनेशन क्यों होता है, दूसरे ये एलिमेंट हैं इनमें भी कैटिनेशन होता है, तो इनके यौगिकों की भी स्टडी अलग से होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वह सबसे अधिक होती है, लगभग 85 किलो कैलोरी पर मोल। इसके बाद जो सिलिकॉन और सल्फर हैं इनकी बॉन्ड एनर्जी का मान 54 किलो कैलोरी पर मोल होता है। फास्फोरस इसका लगभग 50 होता है, ऑक्सीजन का 35 किलो कैलोरी पर मोल होता है। तो स्पष्ट है कि जब बॉन्ड एनर्जी अधिक होती है तो कैटिनेशन की प्रवृत्ति भी अधिक होती है। बॉन्ड एनर्जी अधिक तो कैटिनेशन या श्रृंखलन की प्रवृत्ति अधिक, इसलिए कैटिनेशन कार्बन में सबसे अधिक होता है, दूसरी नॉन मेटल्स में कैटिनेशन कम होता है। आप इसकी डिफाइन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि कार्बन के परमाणुओं में आपस में जुड़ने की जो प्रवृत्ति होती है उसे श्रृंखलन कहते हैं। तो कार्बन परमाणु मुख्यतः 3 प्रकार की श्रृंखलाएं बनाता है, खुली श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और बंद श्रृंखला। तब भी आपका जो आंसर होता है वह सही हो जाता है, राइट हो जाता है। तो इसमें आपने श्रृंखलन क्या होता है, किस प्रकार के एलिमेंट में पाया जाता है, श्रृंखलाएं कब बनती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और कैटिनेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशन होती हैं उसकी स्टडी कर ली है। इसके बाद कार्बनिक यौगिकों की अधिक संख्या होने का जो दूसरा कारण है वह दूसरा कारण है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। ये काफी इंपॉर्टेंट रीजन है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। टेट्रावैलेंसी, वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, किसी तत्व के जुड़ने की क्षमता, संयोजकता कहलाती है। और कार्बन की वैलेंसी टेट्रा, टेट्रा का मतलब 4, कार्बन की जो 4 संयोजकता होती है इस कारण भी कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक हो जाती है। जैसे आप इसको समझ लें, नंबर दूसरा है टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, क्यों होती है बता चुका हूं, पहले वीडियो में इसके बारे में हमने डिटेल स्टडी की थी कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है क्योंकि कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कहां से आते हैं, सारी स्टडी हम कर चुके हैं। और कार्बन परमाणु अपनी इन चारों संयोजकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग एलिमेंट से जुड़ता है, जिसके कारण कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक हो जाती है। जैसे कार्बन यदि ये हाइड्रोजन से जुड़ जाता है, इस तरह से सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया, ठीक, एक प्रकार का यौगिक बन गया। इस यौगिक के लिए हम बोलते हैं एल्केन। यदि 2 कार्बन परमाणु होते हैं तब इस प्रकार से जुड़ जाते हैं। यहां पर सब जगह आपको H H H लगा देना है, सिंगल बॉन्ड है, एल्केन हो जाता है।
डबल बॉन्ड भी बना देगा, एल्कीन कहलाता है। ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन कहलाता है। और यदि दो कार्बन इस प्रकार से जुड़ जाते हैं कि इनकी दो दो संयोजकताएं पूरी हो जाती हैं, तभी एल्कीन कहलाते हैं। यदि कार्बन इस प्रकार से जुड़ जाता है तभी एल्काइन कहलाते हैं। एल्कीन कहलाते हैं। और यदि कार्बन इस प्रकार से जुड़ जाए C डबल बॉन्ड O, तभी कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। आपको ये चीजें यहाँ पर क्लियर करना है, बुक्स में नहीं देखना है। बुक्स में नहीं दिया है तो ये नहीं है, बुक्स में लिमिटेड दिया है। जो आपको ये बता रहा हूँ ये क्लियर है और आपके कॉन्सेप्ट के लिए भी क्लियर कर रहा है। ये कार्बोनाइल कंपाउंड हो जाते हैं। और यदि जब ये कार्बन इस प्रकार से जुड़ जाए, कार्बोनिल ग्रुप, एक तरफ इसमें H आ जाता है, दूसरी तरफ एल्किल मूलक, अभी बताऊंगा एल्किल मूलक क्या है, तब ये एल्डिहाइड हो जाते हैं। और जब इस प्रकार से जुड़ जाता है कि कार्बन की ये दोनों संयोजकताएं, आर का मतलब एल्किल मूलक, तब ये जो यौगिक होते हैं मूलक या रेडिकल, हिंदी में भी लिख लें एल्किल मूलक, तब इस प्रकार के यौगिक कीटोन कहलाते हैं। कई बार C इस तरह से जुड़ जाता है, C सिंगल बॉन्ड OH, जहां जहां जो आपको बैलेंसी खाली दिख रही है इस तरह से, यहां पर आपको सिर्फ H लिखना है। जहां पर भी जो आपको ये खाली दिख रहा है यहां पर आपको H लिखना है। जहां भी आपको ये खाली दिख जाए वहां पर आपको सिर्फ H लिखना है। इस तरह के यौगिक एल्कोहल कहलाते हैं। तो क्लियर है कि जब भी कार्बनिक यौगिकों का कार्बन अपनी चार संयोजकता पूरी करने की कोशिश करता है, हमें एक नए प्रकार का कार्बनिक यौगिक प्राप्त हो जाता है। तो इस कारण भी कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक हो जाती है। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट था। इसमें यदि ऑक्सीजन की जगह पे हम इस तरह से लिख दें, थोड़ी यहाँ पे रफ कर देता हूं, ये ऑक्सीजन से जुड़ गया। यदि ये C इस तरह से जुड़ जाता है तभी एमीन कहलाते हैं। यदि इस तरह से जुड़ जाता है इसको, तभी एमाइड कहलाते हैं, CONH2। इस तरह के यौगिक एमीन कहलाते हैं। और यदि इस तरह से जुड़ जाता है SH, तब ये थायो एल्कोहल कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपने कुछ चीज का ऑब्जर्वेशन किया है कि कार्बन परमाणु, कार्बन एटम कौन कौन सी दूसरे तत्वों से जुड़ रहा है। एक कार्बन एटम हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, नाइट्रोजन से जुड़ रहा है, सल्फर से जुड़ रहा है, ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। और कार्बन एटम X का मतलब हेलोजन से भी जुड़ रहा है। इसे हम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। तो स्पष्ट है कि कार्बन परमाणु अपनी चार संयोजकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे तत्वों से जुड़ जाता है, जिसके कारण भी कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक हो जाती है। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और आपको ये चीज ध्यान रखना है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। इसके बाद जो इसका थर्ड टॉपिक है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन के बाद वह आता है आइसोमेरिज्म या समावयवता। समावयवता भी कार्बनिक यौगिकों की अधिक संख्या के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। तीसरा कारण है इसका
आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म या समावयवता आइसोमेरिज्म या समावयवता। समावयवता क्या होती है और उसका कार्बनिक यौगिकों की संख्या से क्या संबंध है? तो समावयवता एक विशेष प्रकार की घटना होती है। इसकी खोज बर्जीलियस ने की थी। आइसोमेरिज्म शब्द को सबसे पहले बर्जीलियस ने दिया था। आइसो जहां भी लग जाता है, इस आइसो का मतलब हो जाता है सेम। आइसोटोप्स, आइसोप्लेस, आइसोबार, आइसोडाइफर, आइसोन्यूट्रॉनिक, आइसोइलेक्ट्रॉनिक वगैरह। इसमें सेम, इसके बाद जो नाम आए वो आपको लगा देना है। आइसो का मतलब होता है सेम और मैरिज्म का मतलब होता है पार्ट्स, अर्थात समान भाग या समान अवयव। ये आइसोमेरिज्म का एक पार्ट होता है। अब जैसे कोई एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अणु सूत्र है, C2H6O, अणु सूत्र C2H6O है और इस अणु सूत्र से हम दो प्रकार के यौगिक बना सकते हैं। C2H5OH जो कि एथाइल अल्कोहल है, और जो दूसरा यौगिक इससे प्राप्त होता है वह CH3O है जो कि डाइमेथाइल ईथर है। तो स्टूडेंट्स, ये समावयवता कहलाती है। क्वेश्चन आता है इसकी हम परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो वह सरल है। ये दोनों यौगिक हैं जिनका अणु सूत्र एक ही है, अर्थात जब दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान किंतु भौतिक व रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, समावयवी कहलाते हैं। और इस गुण को या और इस घटना को समावयवता कहते हैं। जब दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान, इन दोनों का अणु सूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O है, किंतु भौतिक व रासायनिक गुण, एक में क्रियात्मक समूह OH है, इसमें ईथर है, तो क्लियर है रासायनिक गुण भी अलग अलग होंगे, किंतु भौतिक व रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, समावयवी कहलाते हैं। समावयवी इसके लिए बोलते हैं आइसोमर। आइसोमर्स केमिकल कंपाउंड होते हैं, समावयवी केमिकल कंपाउंड होते हैं, रासायनिक यौगिक होते हैं, जैसे एथाइल अल्कोहल और डाइमेथाइल ईथर समावयवी हैं। और इस घटना को समावयवता कहते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है समावयवता किसे कहते हैं, तो आप इसका आंसर
आसानी से लिख सकते हैं। इसे एक घटना है, इसका ये अर्थ होता है, इसने खोज की थी, इसकी डेफिनेशन और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन इसके पूरे चीज को कवर कर लेता है। और यदि आप समावयवता के बारे में ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो इसी में वीडियो इसमें दिया है प्लेलिस्ट में, आप इसको समावयवता में जाके इसके टाइप्स क्या हैं और इसकी डिटेल स्टडी भी कर सकते हैं। और इस घटना को समावयवता कहते हैं। इस घटना को समावयवता कहते हैं। ये आइसोमेरिज्म था। इसके बाद जो इसका चौथा पार्ट था, चौथा कारण था कार्बनिक यौगिकों की अधिक संख्या होने का, वह था टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड मतलब बहुबंध बनाने की क्षमता या प्रवृत्ति, क्षमता नहीं प्रवृत्ति। जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मल्टीपल बॉन्ड किसे कहते हैं। मल्टीपल बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, डबल बॉन्ड, इसे हम बोलते हैं द्विबंध, और दूसरा होता है ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंध। डबल बॉन्ड जो दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। एक एलिमेंट दो इलेक्ट्रॉन देता है जिसके फलस्वरूप डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और इस डबल बॉन्ड को हम दो लाइनों के द्वारा व्यक्त करते हैं जो कि पैरेलल लिखी जाती हैं। ट्रिपल बॉन्ड वह बॉन्ड होता है जो कि दो परमाणुओं के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। इसे हम तीन लाइनों के द्वारा व्यक्त करते हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ये त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड कहलाता है। हम जानते हैं कि कार्बन के बाहरी कोश में या सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः इसकी संयोजकता भी 4 होती है। तो जब कार्बन परमाणु, ये 2 कार्बन है, 4 इसके और ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, जब ये दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं तब इसे हम C डबल बॉन्ड C लिखते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे लिख दिया, अलग से लिख दें इस तरह से। ये कहलाता है डबल बॉन्ड। और जब 2 कार्बन परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं इस तरह से, ये आपस में शेयरिंग हो जाती है 3 इलेक्ट्रॉन की, C ट्रिपल बॉन्ड C, तब ये ट्रिपल बॉन्ड कहलाता है या त्रिबंध कहलाता है। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है एल्कीन कहलाते हैं। ALKENE डबल बॉन्ड वाले कार्बनिक यौगिक एल्कीन कहलाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बनिक यौगिक एल्काइन कहलाते हैं। यही इनकी डेफिनेशन है। एल्कीन वे कार्बनिक यौगिक जिनमें द्विबंध पाया जाता है, और वे कार्बनिक यौगिक जिनमें त्रिबंध
पाया जाता है एल्काइन कहलाते हैं। एल्कीन, इसका सामान्य सूत्र CnH2n है। एल्काइन सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। अब इनकी हम स्टडी अगले वीडियो में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने इस वीडियो में कार्बनिक यौगिकों की अधिक संख्या के प्रमुख कारण क्या है और इनकी अधिक संख्या के कारण कार्बनिक रसायन की स्टडी अलग क्यों की जाती है, इसका स्टडी या इसका अध्ययन कर लिया है। जो आपकी समझ में आ गया है तो आप इसको लाइक कर दें और चैनल के लिए भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।